ओके सो आज बेसिकली अगेन बूटस्ट्रैप से स्टार्ट करते हुए वीक 4 के अंदर थोड़ा सा बूटस्ट्रैप हमने कल डिस्कस की थी। अनफॉर्चुनेटली इसका लेक्चर सही रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि या तो उसका प्रॉपर फिर से मैं मेरा है कि मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो बना दूंगा। इसीलिए कहा कि चैनल पे फॉलो करते रहो, जो सेशंस में बना रहा हूँ ऑलरेडी मैं उस पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसको वीडियोस देखते रहेंगे। इसी तरीके से आगे जो 2 हफ्ते का हमारा ब्रेक अभी आएगा, ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में रखता जाऊंगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलविंड सीएसएस है, तो बूटस्ट्रैप के बाद टेलविंड सीएसएस फ्रेमवर्क करना लाजमी नहीं है, लेकिन पता होना लाजमी जस्टिफाई का। तो क्योंकि अब नेक्स्ट वीक का मुझे नहीं पता क्लासेस का कैसे सेटअप रहेगा, तो मेरा ये कि अब अगले 2 हफ्ते जो होंगे ना, मैं इस तरह के एक्स्ट्रा चीजें जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में उसी सीक्वेंस में कोर्स में डालता जाऊंगा, जिसमें टेलविंड सीएसएस आ गया, जिसमें बूटस्ट्रैप की कुछ और वेबसाइट्स आ गई, जिसमें फिर एक और हम प्रोजेक्ट करेंगे जो मुझे कराना था, पर अगेन टाइम का हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है, जिसमें हम टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट डेवलपमेंट है, वो जरूर देखना, उसको मैं कंपलसरी करवाऊंगा। ठीक है, हम वेबसाइट्स पे काम करते हैं, यस, सीएसएस पे काम करते हैं स्टार्ट से, यस, लेकिन दुनिया में हजारों की तादाद में बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं। ठीक है, हमारा काम क्या है कि हम उनको फ्री टेम्पलेट्स को पेड भी आप कर सकते हो एक्चुअली, अगर आप उनको पैसे दे रहे हो तो। पेड में आप पैसे देते हैं, फ्री में क्या होता है, वो टेम्पलेट पूरा डाउनलोड होता है, उसमें सब चीजें की हुई हैं, सारा सीएसएस डिजाइनिंग की है, हम सिर्फ नाम, अता पता, डिटेल्स तब्दील करते हैं, बस, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर्स तो मेरे ऑलरेडी जहन में है कि एक टेलविंड का और आपका टेम्पलेट का, और बूटस्ट्रैप की तीसरा एक वेबसाइट बनानी है पूरी बूटस्ट्रैप से। तो ये अगले हफ्ते अगर क्लास नहीं हुई तो ये 3 में रिकॉर्डेड फॉर्म में, अगर हो भी गई तो ये 3 में क्लास में नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे कोर्स को थोड़ा फोकस में रखना है। ये 3 में रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इसको चैनल को इसीलिए मैंने कहा कि फॉलो करते चलें, तो होपफुली आपको वही 14 वीक्स का मेरा कोर्स है, तो ईद के टाइम पे भी मैं रिकॉर्डिंग करता रहूंगा, फिर जैसे ही आप लोग वापस आओगे तो कोर्स हम जहां से छोड़ेंगे तो ईद के बाद फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तब तक कुछ ना कुछ मैं कोर मटेरियल एक्स्ट्रा रिलेटेड चीजें सीएसएस और बूटस्ट्रैप रिलेटेड, वो मैं फिर उसमें चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। तो वो सबने देखनी है, लाइक भी करना है और कमेंट लाजमी करना। ठीक है, लाइक्स और कमेंट एक्चुअली फिर मुझे जाती तौर पे चैनल पे फायदा देते हैं वीडियो को, ताकि उसकी रीच थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मेरे लिए हेल्प आउट लाजमी कीजिएगा। आगे बढ़ते हुए आज बूटस्ट्रैप को थोड़ा सा और क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा इसकी तफसीली वीडियो में डाल दूंगा, एक मेरी ऑलरेडी पुरानी मौजूद है, मैं उसको या तो रीसेट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मैंने लैब मैनुअल के अंदर उसका शायद लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं वो दोबारा शेयर कर दूंगा, जो लास्ट टाइम मैंने बैच को पढ़ाई थी बूटस्ट्रैप, तो वो तकरीबन 2-2.5 घंटे का एक क्रैश कोर्स है बूटस्ट्रैप का, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आ जाते हैं बूटस्ट्रैप क्यों यूज करते हैं। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है हमारे पास, एक फ्रेमवर्क है जावा स्क्रिप्ट, सीएसएस, फ्रंट एंड वेबसाइट डिजाइनिंग का। बेसिक इसका लॉजिक ये कि फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का मकसद ये कि आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है कि यार वेबसाइट इस तरीके से बनाओ। ठीक है, तो आपकी कोडिंग को बहुत आसान कर लेता है। इसको हम फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी कहते हैं, इसको हम सीएसएस फ्रेमवर्क भी कहते हैं। प्राइमरीली ये सीएसएस और जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी का इस्तेमाल करता है, और हमारी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चरल आइडिया देता है, कॉन्सेप्ट देता है कि वेबसाइट किस तरीके से डिजाइन की जाए। ठीक है, उसके बाद इसके इस्तेमाल करने की 3 मेन फाइल्स हमारे पास आती हैं, आजकल एक्चुअली 4 आ गई, इसमें 3 थी मेरे पास, चौथी जेक्यूरी की है। तो 4 मेन फाइल्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। पहली हमारी मेजर फाइल आ जाती है सीएसएस की, बूटस्ट्रैप की सीएसएस की फाइल है, और 3 हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ये 4 फाइलें हमें चाहिए होती है। ठीक है, इसको अपने हम यूज अगेन क्यों करते हैं, इजी टू यूज है। इजी टू यूज इसीलिए है कि आगे हम एग्जांपल्स कराऊंगा, हमें अभी सीएसएस की टेंशन नहीं लेनी, सीएसएस का हमें कुछ नहीं करना, सारा का सारा काम इस भाईजान ने करके एक लाइब्रेरी बना दी है। बूटस्ट्रैप को यूं समझो कि ये फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क का मतलब ये कि ब्लूप्रिंट है, एक स्ट्रक्चरल डिजाइन है, उसमें सारा काम ऑलरेडी भाईजान ने करके रख लिया, और करके रखने का मतलब कि उसने लाइब्रेरीज बना दी। अब हमारा सिर्फ काम इतना है कि उसमें से मखसूस चीजों को सेलेक्ट करके अप्लाई करना। कोडिंग का हमें टेक्निकली पार्ट नहीं रहता, सीएसएस में हमें कोडिंग करनी पड़ती है। ये सारी चीजें इसने बना के रखी है, हमने लाइब्रेरी से चीजें उठा के हमने डालते जाना, इसीलिए ये निस्बतन आसान भी हो जाता है, बहुत रेलेवेंटली हमारे पास इजीली एंड क्विकली वेबसाइट बनाता है। जो चीज हमें सीएसएस के थ्रू बनाने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, 1 दिन लग जाएगा, इसके अंदर वो चीज मिनटों में हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं इजी भी है और फास्ट भी है। दूसरा सबसे मेजर एडवांटेज है कि रिस्पॉन्सिव है, पूरी की पूरा सीएसएस का फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बिहेवियर पे आ जाता है, हमें उसका फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका जो लॉजिक है कि वो मोबाइल फर्स्ट है, मींस उसका जो लेआउट बनता है वो कहता है पहले मोबाइल को फोकस में रखो,
पहले मोबाइल के लिए बनाओ, फिर लार्ज स्क्रीन के लिए बनाओ। तो इसका जितना भी स्ट्रक्चर बनता है ना फ्रेमवर्क का, ब्लूप्रिंट का, वो पहले मोबाइल के हिसाब से, मोबाइल के जाविये के सोचता है कि यार ये मोबाइल पे कैसे लगेगी, हाँ मोबाइल पे ऐसे लगेगी, अब बड़ी स्क्रीन पे मैं बाद में आऊंगा। उस हिसाब से इसका लेआउट बहुत बेहतर होता है ऑन मोबाइल डिवाइसेस या शॉर्ट स्क्रीन डिवाइसेस। तो इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं कि नहीं यार ये अच्छा है, क्योंकि ये बनाऊंगा तो आज, क्योंकि 90% आज के लोग वेबसाइट्स मोबाइल पे ब्राउज कर रहे हैं, मोबाइल इतना कॉमन हो गया। फिर अगर आप लोगों ने अगर फ्लटर या एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग की हुई है, तो एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग हम क्या करते हैं कि पूरी वेबसाइट को मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये उसके अंदर वेब व्यू करके कंपोनेंट्स आ गए कि हम क्या करते हैं कि पूरी वेबसाइट को मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे एडवांटेज ये मिलता है कि मुझे दो एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यूजर को लगेगा कि मोबाइल ऐप चला रहा है, हालांकि वो वेबसाइट पे ब्राउज कर रहा है, वही वेबसाइट है, सिर्फ उसका व्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, ये करने के लिए मुझे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है जबरदस्त किस्म का। बूटस्ट्रैप वो चीज हमें प्रोवाइड करती है। तो हम बूटस्ट्रैप से अपनी वेबसाइट को ऐसा बना सकते हैं कि जब देखने में लगेगी तो आपको लगेगा यार आप ऐप यूज कर रहे हो। वेबसाइट खोलोगे तो पूरी नॉर्मल वेबसाइट नजर आएगी स्क्रीन पे, लेकिन मोबाइल पे खोलोगे तो आपको लगेगा आप ऐप आ रही हो। तो हेंस आप पूरी ऐप इंस्टॉल करके बना सकते हो। इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्रेफरेबल आजकल की जा रही है कि आपको दो प्रोग्राम्स नहीं बनाना पड़ रहे, वेबसाइट को मोबाइल में कन्वर्ट कर दिया आपने। सर ये एक्स्ट्रा किसी टाइम एक ट्यूटोरियल बना देंगे, आ जाता है। उसके बाद क्योंकि रिस्पॉन्सिव बिहेवियर है, तो यही मेरा इसका लॉजिक है, यार आपकी जो वेबसाइट बनेगी उसका प्राइमरी फोकस होगा कि मोबाइल के ऊपर रिस्पॉन्सिव है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट का मतलब ये हुआ कि मेरा लेआउट मेन्यू बाय डिफॉल्ट बड़ा नजर आ रहा है, मोबाइल स्क्रीन पे गया, अब वो मेन्यू गायब हो गया, उसकी जगह पे एक छोटा सा आइकॉन आ गया, मैं जब उस पे आइकॉन पे क्लिक करूंगा तो मेन्यू डिस्प्ले हो जाए। मींस लेआउट आपका आपकी स्क्रीन के साइज के हिसाब से तब्दील होता रहे, इस चीज को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव लेआउट। ठीक है, रिस्पॉन्सिव लेआउट का मतलब ये नहीं कि वेबसाइट मोबाइल पे नजर आनी चाहिए, नहीं, वो तो वैसे भी आ जाएगी। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये कि स्क्रीन के साइज के हिसाब से आपका लेआउट एडजस्ट हो जाए, इस चीज को हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं कि आपके कंपोनेंट स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाए, साइज में एक्यूरेसी आ जाए। ये चीज आपका बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं यार बूटस्ट्रैप यूज कैसे करें, तो दो बेसिक तरीके हैं। पहला, आप बूटस्ट्रैप की फाइल्स को डाउनलोड करो, अनजिप करो, और फिर उसके अंदर आपको 4 मेन फाइल्स मिलेंगी जो अभी हम पीरियड डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, आप उसका सीडीएन यूज करो। ठीक है, तो सीडीएन आ गए, प्राइमरी तरीका वो है। सीडीएन का एडवांटेज ये मिलता है कि आपको कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल लाइब्रेरी है, जनरल फ्रेमवर्क है, हजरत अंग्रेज ने बना कर रख दी। तो उसने कहा कि बजाय कि दुनिया का हर यूजर इसको अलग अलग डाउनलोड करे, अलग अलग करे, उसने कहा यार एक काम करो, मैंने सर्वर पे एक जगह पे रख दिया, अब दुनिया के हर यूजर को बोला कि यार ये इसका पब्लिक यूआरएल है, इस फाइल को एक्सेस करने के लिए ये यूआरएल यूज करो और स्टॉप। तो एडवांटेज ये मिलता है कि दुनिया का हर सर्वर को पता है कि मुझे बूटस्ट्रैप ये पड़ी है, तो वो उसके बाय डिफॉल्ट कैशे में लोडेड होती है, आपकी वेबसाइट वेरी क्विकली रन होती है। अगर आप सीडीएन से, तो इसका एक एडवांटेज ये मिलता है कि वेबसाइट आपकी क्विकली रन हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी सर्वर पे वो चीज पड़ी है। ठीक है, लाइट वेट आपकी एप्लीकेशन हो जाती है। अदरवाइज फिर आपको अगर ये 4, 5, 6 पूरा जब डाउनलोड करोगे तो वो हर फाइल हर दफे हर सर्वर पे अलग अलग जाएगी, तो वो सर्वर पे, और सर्वर उसको बार बार रीड करेगा फाइल्स को, तो फाइल रीडिंग हमेशा पता है आपको ऑपरेशन में टाइम कंज्यूमिंग आता है। तो 1 सेकंड का भी डिले हमारे लिए आजकल हम कहते हैं यार वेबसाइट स्लो है, तो इसीलिए प्रेफर की जाती है कि आप सीडीएन यूज करो। पर इसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि सीडीएन के लिए इंटरनेट जरूर चाहिए। ठीक है, डिसएडवांटेज ये हुआ कि सीडीएन के लिए इंटरनेट जरूर चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं है, मैं ऐसी जगह पे बैठ के ऑफलाइन काम कर रहा हूं और मैं इंटरनेट नहीं है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके रखोगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप सीडीएन यूज करोगे तो ये 4 लिंक्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए, ये 4 लिंक्स मुझे यूज करने होंगे। ठीक है, पहला उसके बूटस्ट्रैप का फाइल, दूसरा jQuery का स्क्रिप्ट, उसकी जावास्क्रिप्ट फाइल, तीसरा जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर फाइल, proper.min जावास्क्रिप्ट फाइल, अगेन चौथी स्क्रिप्ट टैग है जो कि bootstrap.javascript करके फाइल है। ये 4 फाइलें हमें चाहिए होती है। अगर सीडीएन यूज कर रहे हो तो आपको ये पूरा पाथ मिल रहा है वेबसाइट का। अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो कोड यही है, आपकी बात सिर्फ ये पाथ नहीं होगा, सिर्फ इस फाइल का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब की बार पाथ नहीं होगा, सिर्फ ये फाइल का नाम आ जाएगा। तो डाउनलोड करके भी इस्तेमाल करोगे, बात वही है, कोड बेसिकली वही है। फर्क सिर्फ कोड में इतना आएगा कि सीडीएन में एक्चुअली लाइव सर्वर का एड्रेस है, जब डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ फाइल नेम आ जाएगी, डाउनलोड किया तो सिर्फ फाइल नेम आ जाएगी, बस डिफरेंस इतना है। पर अब यूज करने का तरीका क्या हुआ कि अब मुझे हर पेज के अंदर ये 4 चीजें डालनी लाजमी है।
बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक, इसको हम याद नहीं रखते। अगेन प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ये हम याद नहीं रख रहे यार, यही सारा कोड मुझे याद रखना है, ये मैं कॉपी करके पेस्ट करके रख लेता हूं। मुझे सिर्फ जो चीज समझनी है कि मुझे पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने के लिए ये 4 लिंक्स लाजमी है। उसका सिंटैक्स कोड क्या है ये याद नहीं रखना, ये पता और ये याद रखना लाजमी है कि यार जब मैं बूटस्ट्रैप यूज करने जा रहा हूं तो उसके अंदर 4 लिंक्स आएंगे। एक CSS का लिंक आएगा, 3 स्क्रिप्ट टैग आएंगे, एक CSS की फाइल होगी, 3 जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। ये 4 मुझे हेडर में देनी है। बस ये इतना बूटस्ट्रैप के लिए याद रखना है यार, मुझे ये चीज करनी होगी कि बूटस्ट्रैप 4 फाइल्स होंगी, फाइल्स 4 होंगी। पहली CSS की लिंक फाइल होगी, तो वो लिंक टैग से CSS की जब भी हम लिंक करते हैं तो लिंक का टैग आ जाता है। मैंने कह दिया ठीक है। अबे तो धुंधला नजर आ रहा है, इसको पहले क्यों नहीं बताया हुआ था? अब पढ़ने में आ रहा है? कमाल है, अंधे बैठे हुए हो यार, बता भी नहीं रहे कि डिस्प्ले सही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंधी तकलीद। कुछ नजर आया नहीं आया, जो सर कह रहे हैं सब सही है। ठीक है, तो ऐसे अंधी तकलीद अच्छी बात नहीं है। सवाल उठाओ कि सर कुछ नहीं समझ में आ रहा या कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ सही पहले दिखाओ तो हम समझें। ठीक, चले वापस बात पर आते हैं। तो बूटस्ट्रैप के लिए ये 4 फाइलें चाहिए। पहले हमें लिंक टैग, लिंक हम यूज करते हैं जब कभी मुझे CSS एक्सटर्नल लिंक करनी होती है। जावास्क्रिप्ट का जहां कोड आता है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो 3 जावास्क्रिप्ट के ये टैग आ गए। ये चीजें याद रखनी है। बस कोड क्या है वो याद नहीं रखना, उसके लिए फिर अभी मैं आता हूं कि हम करते क्या। हम एक टेम्पलेट बना के रख लेते हैं। तो अब इसका क्विकली एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि बात थोड़ी और समझ में आ जाए कि कैसे होगा। तो मेरे पास एक सिंपल सी वेबसाइट है, मैं वेरी क्विकली इस स्ट्रक्चर को जो है बूटस्ट्रैप के थ्रू डिजाइन करते हैं। हमने कह दिया जबरदस्त। तो सबसे पहले हमने VS कोड खोला, VS कोड में प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया, न्यू फाइल की, उसमें स्टैंडर्ड HTML का कोड लिखा। ये वो कोड है जो तकरीबन हम हर HTML फाइल के अंदर लिख ही रहे होते हैं। हमने कह दिया ठीक है मेरे भाई, इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप आ गया, HTML आ गया और हमारे पास हेड टैग आ गया। हमने कह दिया जबरदस्त। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं यार ठीक है आगे आ जाओ। अब इसमें मेटा डेटा टैग दे दिया। अब ये जो मेटा टैग है हमारे पास, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट लाइन। ये हमने पहले भी वीक 1 के अंदर पढ़ी हुई है। ये लाइन बूटस्ट्रैप अब रिक्वेस्ट करता है कि जरूर डालो, क्योंकि बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव फर्स्ट है और ये लाइन रिस्पॉन्सिव करने में मदद देती है फॉर मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइस के ऊपर ये वाले जो कोड है हमारे पास ये हेल्पफुल रहता है। तो बूटस्ट्रैप कहता है कि यार भाईजान ये वाला जो कोड है ना ये जरूर डालो। तो ये विड्थ इनिशियल स्केल 1, इसका मतलब ये कि जितना भी आपके कंपोनेंट्स होंगे ना, हेडर, H1, पैराग्राफ, इमेज, जो भी टैग्स आप यूज करोगे उसको स्केल साइज 100% करनी है आपने। स्केल का मतलब साइज है, 1 का मतलब 100%। तो ये कह रहा है कि स्केल 1 कर दो, फुल साइज कर दो, छोटी मोटी जितनी भी है ना सबको अपनी 100 कर दो ताकि मैं स्क्रीन के ऊपर पूरी 100% पे आ जाऊं, अगर वो स्क्रीन मोबाइल है तो। ये कोड है, मेटा डेटा है ऑटोमेटिकली। सिंपल HTML में हमने वीक 1 के अंदर तमाम एग्जांपल्स के अंदर ये यूज किया था, उस पर इफेक्ट हमें नजर नहीं आया था। अब बूटस्ट्रैप के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बूटस्ट्रैप कहता है कि यार ये व्यू पोर्ट वाली जो लाइन है ना ये जरूर डालो। हमने कह दिया ठीक है, ये भी डाल दी। अगेन ये कोड मुझे याद नहीं रखना, याद रख लो तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर मूड खराब हुआ तो एग्जाम में मैं पूछ सकता हूँ। उमूमन मूड अच्छा होता है पेपर बनाते वक्त, तो फिर ये चीज हम पूछते नहीं है कि यार ये पूरे लाइन का कोड बताओ क्या है। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चंस में, टेस्ट क्वेश्चंस में ये चीज जरूर आती है कि आपके व्यू पोर्ट के लाइन कौन सी है, मोबाइल HTML के थ्रू रिस्पॉन्सिव मेटा डेटा टैग की लाइन कौन सी है। तो ये HTML का टैग है, HTML के थ्रू मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेयर का टैग हम कैसे दे रहे हैं। तो मेटा टैग आ गया, नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट एट्रीब्यूट है, उसमें ये वाली वैल्यूज आती है कि आपकी जो कंटेंट है, जो वेब पेज है, उसकी विड्थ इज इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ हो, ये की वेरिएबल उठाता है। कॉमा, इनिशियल स्केल, इनिशियल जो साइज हर कंपोनेंट की हो वो 1 हो जाए, 1 मींस 100%। तो ये उमूमन इंटरव्यू क्वेश्चंस में आता है, MCQs में आता है, एंट्री टेस्ट में आता है, SPS के एग्जाम में आता है। तो इसको पता होना, समझना, याद रखना लाजमी है, ताकि आप अगर मैं नहीं पूछूं तो कल को कहीं इंटरव्यू देने जाओ तो ये लाइन आपको पता हो कि यार HTML का ये कोड कैसे है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम कहते हैं कि यार ठीक है,
अब क्या करें कि हम आ जाते हैं अपने क्या गया, यस ठीक है, ये वाली लाइन हमने लिख ली थी। अब आ जाते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर। तो बूटस्ट्रैप की हम ये 4 लाइनें एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी। पहली हमारे पास bootstrap min.css, दूसरी हमारे पास jQuery.js, तीसरी प्रॉपर जावास्क्रिप्ट की फाइल, और फिर चौथी बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फाइल। CSS है तो लिंक टैग यूज किया, जावास्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट टैग किया। ये चारों पांचों फाइलें हमने उसमें मजे से सेव कर दी और कॉपी पेस्ट कर दी। अब ये अगेन मुझे याद नहीं रखनी। अब जो चीज मुझे ज़हन नशीन रखनी है कि कोड क्या है मुझे नहीं पता। कोड उम्मीद है कि मैं आपसे नहीं पूछूंगा, शायद कोई आगे इंटरव्यू में कोई पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन जो चीज पता रखने वाली है कि अब बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल कैसे करना है। ये क्वेश्चन हम FYP के वाइवा के अंदर भी पूछते हैं कि आपने वेबसाइट कैसे बनाई, उसने कहा सर बूटस्ट्रैप से बनाई। चलो बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या स्टेप करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है कि हमें उसका व्यू पोर्ट की मेटा टैग देना है, ये फर्स्ट लाइन आ गई। और दूसरा स्टेप, ये 4 फाइल्स आएंगे कि सर बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए जो मेन 4 फाइल्स हमें चाहिए वो CDN से दो या डाउनलोड करके दो। एक CSS की है, 3 उसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है। एक CSS है bootstrap min.css और फिर 3 उसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है। ये 4 फाइलों का लिंक मुझे हेड में देना है। और अगर मेरी वेबसाइट के अंदर 100 पेजेस हैं तो ये कोड मैंने 100 पेजेस के हेड में कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करके डालना है। ठीक है, आगे चल के हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी मोस्टली फिर PHP के थ्रू करते हैं कि ये हेडर कोड में 100 दफा कॉपी नहीं करता, मैं एक ही दफा लिखता हूं और फिर उसको इंपोर्ट कराता हूं 100 दफा, ताकि एक दफा कोड रहे और मैं उसको बार बार नहीं लिखूं, मैं इंपोर्ट करा लेता हूं। ये PHP के थ्रू हम कॉमनली करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, नोड.js के थ्रू कर सकते हैं, और रिएक्ट के अंदर खासतौर पर काम किया जाता है कि आप कंपोनेंट बना लेते हो, हेडर का उसमें कोड डाल दिया, आप एक ही दफा कंपोनेंट कॉल करोगे, 1000 पेजेस के अंदर वो चीज आ जाएगी। ठीक है, तो बाद वो मैंने कहा एज आई सेड एज वी डेवलप मोर कॉम्प्लेक्स वेबसाइट वी विल गेट इनटू इट। तो अभी के लिए क्या ज़हन में कि मैंने ये 4 लाइनें हर पेज में कॉपी पेस्ट करनी है, बूटस्ट्रैप आ जाएगा। बस लाइनों का कोड क्या है मुझे याद नहीं करना, लेकिन पता रखना है कि हाँ बूटस्ट्रैप के लिए ये 4 लाइनें आना लाजमी है, ये चीज पता होना लाजमी है। एक CSS की 3 जावास्क्रिप्ट के टैग है, बस उसके अंदर कोड क्या है नहीं याद रखना, लेकिन इतना हमें पता है कि HTML का कोड होगा, CSS के लिए हम लिंक यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट या नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे तो फिर ज्यादा बात होगी, फिलहाल ये चीज हुई। अब ये मेरा कहलाता है बॉयलर प्लेट कोड। ठीक, इसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट का मतलब ये हुआ कि वो कोड जो आप हर दफे हर जगह पे इस्तेमाल करोगे। HTML उसका डॉक टाइप, ठीक है, HTML का लैंग्वेज, हेड आ गया, हेड का मेटा डेटा, आपका मेटा वाला व्यू पोर्ट वाला कोड और बूटस्ट्रैप वाला कोड, इसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट का मतलब ये हुआ कि वही अगर मुझे खाना बनाना है तो आग जलानी होगी, तवा रखना होगा या हांडी रखनी होगी, उसमें थोड़ा तेल डालना होगा, ये 3 चीजें करनी है जो भी चीज मैं बनाना शुरू करूं फॉर एग्जांपल। तो ये मेरा एक गो टू मेथड है। चाय भी बनानी है तो आग पे पतीली रखनी ही रखनी है, ठीक है ना, तो ये जहन में चीज आती है ना में, तो ये हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। एक वर्ड यूज किया जाता है कि यार ये स्टैंडर्ड कोड है, हर वेबसाइट में आपने इस्तेमाल करना है, ये स्टैंडर्ड कोड है, हर वेबसाइट के अंदर बनाना है। अभी वीक 4 में जो बूटस्ट्रैप का हम काम करेंगे उसके अंदर आपको 5 प्रोजेक्ट्स दोबारा बनाने हैं। वो 5 प्रोजेक्ट्स जो आपने HTML में वीक 1 में बनाए थे, अब वही कॉपी उठाएंगे, पेस्ट करेंगे और उनको हम तब्दील करेंगे। मैं भी करके इंशाल्लाह टाइम रहा तो बताऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि वीक 1 का प्रोजेक्ट उठाना है, कॉपी और पेस्ट करना है, उसके ऊपर बूटस्ट्रैप लगानी है। तो पहला बॉयलर प्लेट हमारे पास होगा कि हेडर को उठा के मैंने इस पे कॉपी पेस्ट करना है, फिर दूसरा प्रोजेक्ट उस पर भी ये, तीसरा प्रोजेक्ट ये, हर फाइल पे ये प्लेट। तो इसको इसलिए हम वर्ड यूज किया जाता है बॉयलर प्लेट। यार ये वो बॉयलर प्लेट है, पहली की बॉयल ऑन किया और प्लेट रखी, ये तो पहला काम है कुकिंग का, पहला उसूल के चूल्हा जला के बर्तन रखो उस पर, फिर अगर कुछ बनाना है तो तेल डालो, या चाय बनानी है तो पानी डालो, XYZ, वहां से काम आपका स्टार्ट होता है। तो ये रहा बॉयलर प्लेट, कॉपी करके पेस्ट करके रख लिया। इसीलिए हमने कहा कि कोड याद नहीं रखना, पता रखना है कि होता क्या है, पता रखना है कि अगर बूटस्ट्रैप है तो ये 4 चीजें होंगी, HTML है तो हेड टैग होगा, बॉडी टैग होगा और ये बेसिक सेटअप आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए कंटेनर पे आ जाए, हमने कल भी बात की थी इसके ऊपर। बूटस्ट्रैप का जो अब आर्किटेक्चर काम करता है, सबसे पहले वो कहता है कंटेनर बनाओ, हर चीज डब्बे बनाओ और डब्बों के अंदर रखो। 2 टाइप के डब्बे आते हैं, एक फिक्स लेंथ आता है, एक फुल लेंथ आता है। फिक्स का मतलब ये कि उसकी साइज फिक्स्ड होती है, ठीक है, तो उसकी साइज हमारे पास स्क्रीन के हिसाब से हमेशा फिक्स मिलेगी। फिर एक आता है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब ये कि वो स्क्रीन के बॉर्डर से लेके दूसरे बॉर्डर तक कंटेनर बनता है। ये डब्बा बना दिया, कंटेनर का मतलब डब्बा है, खाली डब्बा बना दिया, पर उस डब्बे की जो विड्थ है ना
वो आपकी बता रहा है कि यार विड्थ जो होगी या तो फिक्स्ड रखो कि 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, 400 पिक्सल, या फिर आप एज टू एज कर दो। जितनी स्क्रीन की साइज आएगी उतना मेरा डब्बा हो जाएगा। स्क्रीन की साइज छोटी होगी, डब्बा भी छोटा हो गया, स्क्रीन की साइज बड़ी हुई, डब्बा भी बड़ा हो गया। ठीक, इसको हम कहते हैं कंटेनर। उसकी क्लास हजरत अंग्रेज ने बना दी फिक्स्ड वाले के लिए, और अगर फ्लूइड वाला बनाना है तो कंटेनर डैश फ्लूइड, ये क्लास बना दी। अब इसके पीछे का जो सीएसएस है ना, ये डब्बों की साइज वाइज सारी साडा कमी नहीं, हजरत अंग्रेज ने बना के बूटस्ट्रैप में डाल दी। उसने कहा भाईजान आपने क्या करो, सिर्फ ये नाम याद रखो, जहां पे आपको फिक्स डब्बा चाहिए कंटेनर कॉल करोगे, डब्बा बन जाएगा। जहां पे आपको फ्लेक्सिबल डब्बा चाहिए जो स्क्रीन के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो, वहां पे आपने कंटेनर डैश फ्लूइड कॉल करोगे, बनकर आ जाएगा। हमने कह दिया थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो मैंने सीएसएस अगेन बॉडी से स्टार्ट किया, 4 लिंक्स में ऑलरेडी पहले देकर आया था, हमने दे दिया। बॉडी पर आए, मैंने डिव बनाया, डिव के अंदर h1 दिया, पैराग्राफ दिया, सीधा सीधा हेडिंग और पैराग्राफ आया। क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूं तो अब मैं क्लास कंटेनर दिया। अब यहां से हाई बूटस्ट्रैप स्टार्ट हमारी। क्लास कंटेनर देने का मतलब ये कि मैंने कहा यार मैं जो डिव बना रहा हूं इसको क्लास दे दी कंटेनर। तो अब बूटस्ट्रैप क्या करता है कि वो इस कंटेनर क्लास को उठाकर इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करेगा। ये हमारे पास वो क्लास सेलेक्टर है जो हमने सीएसएस में लास्ट वीक बात की थी। रिमेंबर हमने कहा था कि सीएसएस को इस्तेमाल करने के 3 तरीके, या सीएसएस में 3 बेसिक चीजें आती हैं। इस्तेमाल का तरीका इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो बूटस्ट्रैप जब हम यूज कर रहे हैं एक्चुअली एक्सटर्नल सीएसएस हो गई। फिर दूसरा हमने कहा था सेलेक्टर्स, सीएसएस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सेलेक्टर कौन सा है, टैग का नेम है, क्लास नेम है, आईडी है, 3 मेन चीजें आई थी। चौथा सूडो सेलेक्टर था, कॉलर लगा के जो इवेंट्स आते थे। 5वां स्टेरिक था, रिमेंबर पहले स्लाइड्स में हमने कहा था। तो यहां पे अब हम कौन सा सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, क्लास, एग्जैक्टली यहां पे हम क्लास कर रहे हैं। इसका मतलब बूटस्ट्रैप जो बनी है ना वो एक एक्सटर्नल सीएसएस है, उसमें हजरत अंग्रेज ने दुनिया जहान की चीजें, इफेक्ट्स, डिजाइन्स, पैटर्न्स लिख डाली, सबको क्लास नेम दे दिया, सबको क्लास नेम दे दिया। अब वो ये कहता है कि जिस तरह का चीज आपको करनी है ना वो क्लास नेम उठाओ और अप्लाई करो, उसकी सीएसएस का टेंशन ना लो, सीएसएस मैंने पहले लिख दी। तो उसने बताया कि यार 2 चीजें हमारे पास होती हैं कंटेनर करके, एक फिक्स्ड, एक जरा फ्लूइड है ना, लचकदार है। अगर आपने फिक्स्ड वाला बनाना है तो क्लास अपना HTML में क्लास कर दो डिव, बस इसके ऊपर फिक्स्ड वाला कंटेनर अप्लाई हो गया, इसकी साइज फिक्स्ड होगी। फिर हमने कह दिया अच्छा, उसके बाद उसने कहा अगर आपको दूसरा बनाना है आप एक और डिव बनाओ, क्लास में जाओ, इसको कंटेनर फ्लूइड कर दो, कंटेंट जो मर्जी आप दे दो, कोई मसला नहीं है। अब जब हमने बनाया तो ये फ्लूइड बना, स्क्रीन की एक एज से दूसरी एज तक जब स्क्रीन चेंज होगी तो इसकी साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। इस चीज को हम कह रहे हैं कंटेनर्स, बस ठीक। ये चीज हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी। आगे बढ़ते हुए हमने कहा चलें अब वेबसाइट बनाते हैं अपनी। तो वेबसाइट बनाने के लिए हमने कहा कि यार मैंने 4 लिंक्स वही कॉपी पेस्ट कर दिए थे, बॉडी टैग में आया, मैंने पहले डिव बनाया, मैंने उसको क्लास दे दी कंटेनर करके, जंबलट्रॉन, जो फ्लूइड करके काम करता है। जंबलट्रॉन करके एक फ्लूइड आता है, जो एक कंटेनर आता है जो फ्लूइड कंटेनर है हमारे पास, स्क्रीन की एज से एज तक चला जाता है। तो मैंने इस डिव को कंटेनर दे दिया, क्लास नेम जंबलट्रॉन, और स्पेस टेक्स्ट सेंटर कर दिया। अब यहां पे हमने क्या किया, 2 चीजें की, 2 क्लास, एक क्लास ये आई जिसको हमने कहा भाईजान ये जंबलट्रॉन है, दूसरी क्लास आ गई टेक्स्ट सेंटर जो टेक्स्ट को सेंटर पे कर रही है। तो एक साथ एक डिव पे मैंने 2 क्लास के इफेक्ट लगाए। एक साथ एक वक्त में हम एक से ज्यादा स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं सीएस के ऊपर। एक वक्त में एक टैग पे एक से ज्यादा क्लास नेम हम दे सकते हैं, सिर्फ स्पेस सेपरेटेड, कोई कॉमा नहीं, कोई सेमीकोलन नहीं, स्पेस सेपरेटेड। ये अलग क्लास रही, ये अलग क्लास रही। जंबोट्रॉन क्या है मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन जंबोट्रॉन ये वाला पूरा एक पैटर्न बना के दे देगा, ठीक, हेडर का ये पूरा पैटर्न बना के दे देगा। इससे पहले ये हेडर का पैटर्न खुद बनाने के लिए मुझे सीएसएस लिखनी पड़ी थी, मार्जिन 0 किया था, बैकग्राउंड कलर हमने उसका दिया था एक, फिर मार्जिन टॉप दी थी, लेफ्ट राइट बॉटम दी थी ताकि स्पेस आ जाए, पैडिंग दी थी, फॉन्ट दिया था। तो ये पूरी स्टाइल हमें स्टाइल मैन्युअली बताने पड़ते हैं। सीएस बूटस्ट्रैप कह रहा है भाईजान मैंने डिजाइन बना के रखा है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, ऐसा कर सिर्फ मेरा ये लफ्ज यूज कर दे, क्लास जंबलट्रॉन, ठीक। तो हमने जंबलट्रॉन का नाम यूज किया, पूरा स्टाइल बन गया। इसीलिए हम कहते हैं इट्स इजी टू यूज एंड वेरी क्विक, क्योंकि मुझे सीएसएस की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरह से अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अब बूटस्ट्रैप के क्लास के नेम ढूंढते हैं, यार मुझे जो इफेक्ट चाहिए ना उसके लिए कौन से क्लास का नेम है, बस। इसी तरह से फिर H1 पैराग्राफ बनाई, हमारे पास डिजाइन बनकर आ गई। फिर मैंने कहा मुझे नीचे के दूसरे 3 सेगमेंट बनाने हैं, हमने कहा ठीक है बना लेते हैं।
उसके लिए मैंने एक और div कंटेनर बना दिया आपकी बार, एक मेन कंटेनर बन गया। फिर उस कंटेनर के अंदर मैंने कहा यार एक रो ऐड कर दो। रो कहां से आई? ये भी CSS की। अब CSS कहता है कि अगर आप कॉलम बना रहे हो, कॉलम का मतलब क्या, एक वेबसाइट है उसमें एक सिंगल रो बना के उसमें 3 कॉलम ऐड करो, टेबल कॉलम स्ट्रक्चर। तो जब आप टेबल और कॉलम स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए पहले आपको रो बनानी पड़ेगी और रो में कॉलम बनाने पड़ेंगे। यही टेबल का रूल है। किसी भी डेटाबेस में चले जाएं, पहले हम रो बनाते हैं फिर उसके कॉलम ऐड करते हैं। एक्सेल चले गए तो एक्सेल में भी रो आती है फिर उसके कॉलम्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चले गए, रो आ गई उसके कॉलम्स, तो रो और कॉलम स्ट्रक्चर कहलाता है। सेम इज अप्लाइड हियर। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अगेन वही चीज। तो हमने पहले उसको कहा भाईजान रो बनाओ कंटेनर के अंदर, जब रो बनेगी तो रो के अंदर फिर अभी हमने कॉलम दे दिया। अब हम उसको बता रहे हैं कि यार मुझे उसका कॉलम का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा यार इस कॉलम के अंदर एक और डिव बनाई। तो अब देखो गेम क्या हो रही है, सारा गेम हो रही है डिव की। ठीक इसीलिए हमने शुरू में कहा था यार डिव इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और मोस्ट यूज्ड टैग इन HTML। बूटस्ट्रैप हुआ, CSS हुआ, सारी गेम डिव पर चलती है। सारा कंट्रोल जो है ना एक्चुअली डिव पे चल रहा है। और डिव एक्चुअली एक कंटेनर है, वो भी एक एम्प्टी ग्रुप है और कुछ नहीं है। तो हमने एक कंटेनर बनाया। तो आइडिया ये है प्रोग्रामिंग का, वेब प्रोग्रामिंग का, कि आप डब्बे बनाओ, डब्बों में चीजें रखो, डब्बों को प्लेस करो। ठीक है, कंटेनर बनाओ, कंटेनर में चीजें रखो, वो प्लेस करो। तो हेडर बनाना था, डिव बनाया, ये कंटेनर बनाया, ये हेडर का डिव आ गया। नीचे कॉलम बनाना था, कॉलम का एक डिव बनाया, दूसरा कॉलम बनाना एक और डिव बनाया, तीसरा कॉलम बनाना एक और डिव बनाया। तो यहां पे हमने डिव बनाया, इसको हमने नाम दे दिया कॉलम SM4। ये क्या चीज है मैं अभी बताता हूं, पर सिर्फ मैंने क्या किया, उसको कहा यार एक डिव बनाओ, क्लास दो, क्लास का नाम रखो कॉलम SM4। उस भाईजान ने ये पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया मुझे। उसमें फिर मैंने कहा यार हेडिंग H3 ये होगी, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, अब जो कंटेंट में रखूंगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये पहला कॉलम उसने बना दिया। हमने कोई CSS भी नहीं लिखी, हमने कोई CSS भी नहीं लिखी, सिर्फ उसको कहा यार ये चीज करनी है। ये है बूटस्ट्रैप का मैजिक, ये है बूटस्ट्रैप की पावर, कि आप सिर्फ उसको क्लास का नाम दे रहे हो और वो चीज इंप्लीमेंट कर रहा है। तो अब ये कॉलम SM4 क्या है, मैं अभी ग्रिड पर आऊंगा तो कॉलम समझ में आएगा। मुझे दूसरा कॉलम बनाना था, फिर मैंने वही कॉलम 1 वाला कोड कॉपी किया, एक और दफा हमने पेस्ट किया और एक और दफा पेस्ट किया, तो मेरे पास ये 3 कॉलम स्ट्रक्चर बन के आ गया। ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, और ये रहा हमारे पास सिंपल उसका कोड, जहां पे हमने मेन कंटेनर बनाया, कंटेनर को कहा यार तुम्हारे अंदर एक रो बनाओ। रो भी बूटस्ट्रैप की क्लास का नाम है, पहले से बताई हुई है, वो ऑटोमेटिकली एक रो बना देगा यहां से यहां तक। मैंने कह दिया ठीक है। फिर उस रो को कहा कि यार इस रो के अंदर मुझे कॉलम 1 चाहिए, तो उसने कॉलम 1 यहां से यहां तक बना दिया। फिर हमने कहा कॉलम 2 चाहिए, तो उसने कॉलम 2 उसके बाद यहां से यहां तक बना दिया। फिर हमने कहा यार कॉलम 3 चाहिए, उसने तीसरा कॉलम यहां बना दिया। इसको कैसे बताया, इसको सिर्फ मैंने इतना बताया भाईजान कॉलम SM4, बस इसको सिर्फ इतना बताया, कोई CSS नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैंने कहा भाईजान एक कॉलम बनाओ, SM करो, SM का क्या मतलब है मैं भी आता हूं, और 4 करो, बस कॉलम बन गया, खत्म। तो दैट्स व्हाई वी से अगर आपको बेसिक समझ में आ गई तो बूटस्ट्रैप बहुत आसान हो जाती है वेबसाइट बनाने में, क्योंकि मेरे पास सिंपल कोड आया, HTML तो हम वैसे ही करना है करना, सिर्फ क्लास का नाम दिया, पूरी बेहतरीन वेबसाइट बनकर आ गई, खत्म। अब जो मेन चीज है इसकी आर्किटेक्चर की, यार ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है इसका इंटरनेट। तो बूटस्ट्रैप को समझने के लिए सबसे मेन जो चीज है ना, उसका अंडरलाइंग आर्किटेक्चर समझना बहुत जरूरी है। उस आर्किटेक्चर में सबसे पहले व्यू पोर्ट आता है, जो भी हम बात कर रहे हैं। व्यू पोर्ट का मतलब ये हुआ जो स्क्रीन के ऊपर विजिबल एरिया है। व्यू पोर्ट का मतलब है जो स्क्रीन के ऊपर यूजर को नजर आ रहा है डेटा। ठीक, जब आप ये वाली लाइन इंक्लूड करते हो तो आप उसको बताते हो कि यार मेरे व्यू पोर्ट अगर स्क्रीन का छोटा हो जाए तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी साइज स्केल जो है वो तुम कर दो 1। 1 का मतलब क्या हुआ, 100%। स्केल लफ्ज यूज किया जाता है साइज के लिए। तो इनिशियली अगर साइज छोटी है तो हर कंपोनेंट की साइज 100% कर दो, हर कंपोनेंट की साइज 100% कर दो। तो सिंपली ये HTML के थ्रू हम रिस्पॉन्सिव बिहेवियर एनेबल करते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। इसकी वजह से मेरा बूटस्ट्रैप मोर फोकस बन जाता है टुवर्ड्स इंश्योरिंग कि आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो। तो बूटस्ट्रैप की ये दरख्वास्त है कि यार ये HTML वाला कोड बराए करम जरूर अपने अंदर डाल देना, ताकि मेरे आगे के जो फंक्शंस है ना वो सही से काम करें। तो ये हमने एक HTML वाला फंक्शन मेटा डेटा टैग जो है वो डालना
लाजमी होता है। तो ये हम कहते हैं व्यू पोर्ट मेटा डेटा और व्यू पोर्ट टैग दैट इंश्योर्स दैट आपका वेबसाइट का मेटा डेटा करेक्ट हो। फिर आ जाते हैं ग्रिड सिस्टम के ऊपर। अब सारी गेम लॉजिक यहां पर खड़ी होती है। बूटस्ट्रैप कहता है कि भाईजान मैं जो वेब पेज आपको नजर आ रहा है जो व्यू पोर्ट है, ठीक है, अब व्यू पोर्ट का मतलब ये जो यूजर को नजर आ रहा है, ठीक है, तो जो भी साइज होगी वो व्यू पोर्ट है। तो जो स्क्रीन यूजर को नजर आ रहा है ना, उसको मैंने तोड़ दिया 12 हिस्सों के अंदर। इस चीज को हम कहते हैं बूटस्ट्रैप ग्रिड। बूटस्ट्रैप कहता है कि जो स्क्रीन यूजर को नजर आ रही है ना, उसको मैंने 12 हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है, इस पूरे पेज को। अब ये बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क काम कर रहा है। तो अभी हमने कहा ये आर्किटेक्चर बताता है, ब्लूप्रिंट बता रहा है, तो ये ब्लूप्रिंट बता रहा है कि भाईजान जो वेबसाइट है मेरी वो इन 12 हिस्सों के अंदर टूटी हुई है। ये जो शुरू के 12 कॉलम्स है, आखिरी वाले ग्रीन वाले, ठक 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 ठक, टोटल 12 करके मेरे पास ये कॉलम्स आ गए। बस अब इसका मतलब ये कि जो आप कंपोनेंट्स रख रहे हो, चाहे वो हेडिंग कंटेनर दे रहे हो, चाहे आप मेन्यू कंटेनर दे रहे हो, चाहे सर्च बार दे रहे हो, चाहे इमेज दे रहे हो, चाहे डेटा, जो भी डेटा अब आप वेब पेज में रखोगे वो आपने इन 12 ग्रिड के अंदर रखना है, वो आपने इस 12 ग्रिड के अंदर फिक्स करना है। जो अभी पूरी आपकी जो वेबसाइट बनेगी एक्चुअली उस 12 ग्रिड के अंदर फिक्स होगी। इसीलिए हम इसको फ्रेमवर्क कह रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर दे रहा है कि यार वेबसाइट का डिजाइन कैसे होगा। तभी इस ग्रिड के हिसाब से फिर वो ऑर्गेनाइज करके उसको रिस्पॉन्सिव करता है, तभी उसको रिस्पॉन्सिव करता है। तो वो कह रहा है अगर वेबसाइट सही रिस्पॉन्सिव करनी है, बराए करम मेरा ग्रिड फॉलो करो, पूरा जितने भी आपके कंटेंट होंगे ना आपने ग्रिड के अंदर फिट करने। हमने कहा यार मुझे तो 12 ऐसे नहीं चाहिए, मैंने अभी जंबलट्रॉन बनाया था, पूरा एक ही हिस्सा बनाना था। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप एक कॉलम भी बना सकते हो, आप उस 12 को पूरा एक बना दो तब भी ठीक है, उस 12 को 2 में डिवाइड कर दो तब भी ठीक है। तो 2 में करोगे तो ये रहा कॉलम एक, 6 का इधर आया, 6 का इधर आया। तुमने कहा अच्छा ये 6 क्यों लिखा है इधर फिर, ठीक है, अब ये देखो कॉलम डैश 6 इधर भी आया, कॉलम डैश 6 इधर भी आया। तुमने कहा यार ये 6 यहां पे क्यों लिखा है, मैंने तो पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना था, 6 क्यों आया। उसने कहा देखो मेरी लॉजिक ये है कि बूटस्ट्रैप पूरे पेज को 12 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ना कम ना ज्यादा। अब आप कह रहे हो कि यार मुझे तो 2 हिस्से बनाने हैं, 12 क्यों बनाए, तो मैं क्या करूंगा, अब उन 12 हिस्सों को ग्रुप कर दूंगा। तो 12 को जब 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो कितने हिस्से मिलेंगे, 6। तो 6 कॉलम एक साइड पे गए, 6 कॉलम दूसरे साइड पे गए, दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 12। वो ये कहता है कि भाई जितने करने आपकी मर्जी, टोटल मैक्सिमम 12 बनने चाहिए, 12 से बड़ी ग्रिड आप नहीं बना सकते। अगर आपको अपने पेज को एक हिस्से में तोड़ना है, एक ही, जैसे हमने अभी जंबलट्रॉन बनाया था बड़ा, तो वो पूरा 12 कॉलम का एक बना था, कॉलम डैश 12। कहा अच्छा, मैंने कहा 2 हिस्सों में करना हो तो, उसने कहा 12 डिवाइड बाय 2, तो 6 इस तरफ गए, 6 इस तरफ गए, तो उसका कोड क्या बना, क्लास नेम कॉलम डैश 6। मैंने कहा नहीं नहीं अभी मैंने 3 कॉलम बनाया था, 3 कॉलम का मतलब ये कि वेबसाइट को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ा था। कहा अच्छा, तो 12 टोटल है, उसको 3 से डिवाइड करो, कितने आए, 4। तो मतलब 4 का एक, 4 का दूसरा, 4 का तीसरा, ये 4 4 4 एडअप होके कितने बनेंगे, 12। इसीलिए जो कॉलम हमने बनाया था उसमें 4 मैंने कहा था याद रखना, तो यहां पे कोड वही आ गया, कॉलम डैश 4। यार ये 4 कॉलम को ले रहा है, 1 2 3 4, दूसरा जो हिस्सा है वो 1 2 3 4 इसको ले रहा है, तीसरा जो हिस्सा है वो 1 2 3 4 इसको ले रहा है। फिर हमने कहा नहीं यार मुझे फॉर एग्जांपल उसको 4 हिस्सों में तोड़ना है, मैंने कहा कोई मसला नहीं, तो अगर 4 में तोड़ना है तो 3-3 साइज के कॉलम बना दो। तो ये 3 साइज का मतलब ये कि इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये 3 साइज का कॉलम यहां बना, फिर ये दूसरा 3 साइज का कॉलम बना, 1 2 3 कॉलम इसमें आए, फिर ये चौथा कॉलम बना 3 साइज का, ये वाला 1 2 3 कॉलम इसमें आए, और आखिरी में मींस टोटल 12 एडअप होने चाहिए। फिर आपकी मर्जी है, आप 2 और 10 बना रहे हो, 4 और 8 बना रहे हो, 6 और 6 बना रहे हो, 4 और 8 बना रहे हो, जैसे दिल करे। टोटल कॉलम विड्थ आपके आर्किटेक्चर के हिसाब से 12 होने चाहिए। ये शहजादी की एक शर्त है, ये इसका बेसिक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद उसने दूसरे वर्ड हमने यूज किया था एसएम। एसएम का मतलब ये कि आपकी जो ग्रिड है वो कौन से स्क्रीन साइज के लिए आप बना रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट हमने कहा था कि ये स्मॉल साइज को प्रेफर करता है, सॉरी मोबाइल साइज को। तो ये देखो यहां पे उसने कहा कि यार एसएम का मतलब स्मॉल डिवाइस जिसकी साइज इक्वल या ग्रेटर देन हो 576 पिक्सल के।
मींस आप बता रहे हो कि यार जो मैं कॉलम बना रहा हूं बाय डिफॉल्ट ये कॉलम स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए है, बाय डिफॉल्ट स्क्रीन स्मॉल साइज, वो स्क्रीन साइज जिसकी साइज 576 पिक्सल या उससे बड़ी कर करो। अगर इससे भी छोटी बनानी है, लेस देन 576 करनी है, तो आप सिंपली कॉलम डैश करके लगा देते हो, ये उससे छोटी साइज बना देगा। फिर आपको अगर आपसे नहीं यार मैं हरू भरू जो है ना कॉलम बना रहा हूं बड़ी स्क्रीन के लिए, मुझे मोबाइल का ज्यादा टेंशन नहीं है, मैं जो डेटा, जो टेबल्स और जो ग्राफ और फिगर्स में डाल रहा हूं ये बड़ी स्क्रीन पे नजर आनी चाहिए, तो कॉलम डैश लार्ज कर दिया कि यार मुझे ये जो डेटा होगा ये ऑप्टिमाइज होना चाहिए, कम से कम 992 पिक्सल स्क्रीन साइज या उससे बड़ी हो। तो जो मोबाइल आप लोग यूज करते हो आपको पता है उसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है पिक्सल्स में, ठीक है, वो नॉर्मली हमारे पास 400-500 के दरमियान होती है टोटल पिक्सल्स की एक विड्थ चैनल आती है, रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये उस सेंस में आता है कि जब हम मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हैं तो इसकी पिक्सल्स की विड्थ फिर हम स्मॉल के लिए यूज कर रहे होते हैं, फिर जब लार्ज स्क्रीन पे जाते हैं तो हम इसको प्रेफर करते हैं लार्ज स्क्रीन पे, ताकि मेरा कंटेंट सही से रिस्पॉन्सिव बिहेवियर पर आ जाए। एसएम, फिर एसएम रखते हैं हम, देखो वही का मोबाइल रिस्पॉन्सिव बिहेवियर पे आते हैं ना, तो मोबाइल में वो कहता है मोबाइल फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट का मतलब है कि आप पहले मोबाइल को फोकस में डालोगे, मोबाइल को फोकस में वो पहले डालता है, तो फिर हम एसएम पहले लिखेंगे, लार्ज स्क्रीन पे वो खुद ही बेस्ट आ जाएगी, मोबाइल पे सही आनी चाहिए, तो उसका लॉजिक आती है मोबाइल फर्स्ट के ऊपर, तो हम अगर दोनों करनी है तो पहले ऐसा, फिर हम एसएम ही ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब जो हमने कॉलम यूज किया था, हमने कहा था यार एक रो बनाओ, क्योंकि मुझे कॉलम, अगर कॉलम में डिवाइड करना है, हाँ तीनों लगा सकते हो, तो हमारे ऊपर है कि यार कौन सा कंटेंट कैसे नजर आना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सारी वेबसाइट आप पे सब स्मॉल स्मॉल ही यूज करना है, ये आपके ऊपर है, उसने बता दिया कि यार ये इस तरह से है, अब आपकी मर्जी आप कैसे भी यूज करो। उसूलन नहीं होता है कि हम सेम प्रैक्टिस चलते हैं, अगर हम स्मॉल यूज कर रहे हैं तो तमाम वेबसाइट स्मॉल पे चलाएं ताकि स्ट्रक्चर सही से रहे। फिर ये एग्जाम्पल आ गया, अगर मुझे वेबसाइट 2 कॉलम्स में तोड़नी है तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक रो बनाऊंगा, उसके क्लास नेम दे दी रो, रो भी बूटस्ट्रैप का अपना क्लास है, ऑटोमेटिकली बना देगा। फिर मैंने उसको कहा यार कॉलम उठाओ COL, तो अब जो कॉलम आया एक्चुअली ग्रिड का है, डैश स्टेरिक पहला वाला मतलब स्मॉल लार्ज मीडियम कौन सी साइज उठा रहे हो, दूसरा स्टेरिक मतलब ये क्या कॉलम की साइज कितनी दे रहे हो। अब अगर ये मेरे पास 2 कॉलम आ गया तो मैं कॉलम की साइज यहां पे क्या दूंगा, अगर मेरे पास ये 2 कॉलम आ गया मींस मुझे वेबसाइट के अंदर 2 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है, एक कॉलम और दूसरा कॉलम, 2 कॉलम बनाने, तो मैं क्या साइज दूंगा 6, ठीक। अब हम इस पे 6 साइज देंगे, कॉलम डैश SM डैश 6 इसीलिए कि 6 कॉलम्स इसको जाएंगे, 6 कॉलम दूसरे को जाएंगे, तो अभी 12 बनेंगे टोटल। इसी तरह तीसरे में आ गए, अब 3-3 मुझे कॉलम बनाने, क्योंकि मुझे 3 कॉलम बनाने तो 12 टोटल बनने चाहिए, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 आएंगे, तो हमने कॉलम SM4 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 चारों पे हम बेसिकली 4 की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, चारों पे हम 4 की वैल्यू डाल देंगे। तो 4 का मतलब ये कि ये 12 में से 4 कॉलम को इसने उठाया हुआ है, फिर दूसरा 4 का मतलब ये कि 12 में से 4 इसके पास है, तीसरे 4 का मतलब ये कि 12 में से 4 इसके पास है, तो 4 4 4 एडअप होकर टोटल बन जाएंगे हमारे पास 12, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक इक्वल कॉलम आ जाता है कि आप सिर्फ कॉलम लिख दो, ठीक है, अगर आप सिर्फ कॉलम लिख दोगे तो बेसिकली वो क्या करेगा कि वो 3 इक्वल विड्थ कॉलम्स कॉल देगा ऑन ऑल डिवाइसेस एंड स्क्रीन्स। ये टेक्निकली ऑटो वाला आ जाता है कि आप उसको स्मॉल या लार्ज कुछ भी नहीं बताओ, सिर्फ कॉलम लिख दो, फिर जितनी दफा आप कॉलम लिखोगे वो ऑटो उसको कैलकुलेट करेगा खुद ही, क्योंकि आपने 3 कॉलम लिखे तो ऑटोमेटिकली 3 कॉलम हर स्क्रीन के लिए बना देगा। अगर आप सिर्फ 2 लिखोगे दो डिव कॉलम्स वाले तो सिर्फ ऑटोमेटिकली 2 को एडजस्ट कर देगा, 4 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली 4 को एडजस्ट कर देगा, ठीक है। इस वक्त क्योंकि मैंने 3 लिखे हुए हैं तो उसने 1 2 3 ये हमारे लिए बना दिया। उसके बाद फिर आ जाते हैं 4 के ऊपर, अगर मैं कॉलम 4 बनाना चाह रहा हूं तो उसका एक और एग्जांपल, हमने डिव कंटेनर बनाया। सबसे पहले कंटेनर हम यूजुअली बना रहे होते हैं ताकि स्क्रीन के ऊपर AH2H कंटेनर देना लाजमी है। कंटेनर के अंदर मैंने रो बना दी ताकि रो को मैं कॉलम्स में तोड़ सकूं, रो होगी तो कॉलम्स में हम तोड़ेंगे, तो उसके लिए अगेन रो वाली क्लास यूज की हमने। फिर उसको मैंने कहा यार एक डिव, दूसरा डिव, तीसरा डिव, चौथा डिव, 4 डिव्स बना दिए। मैं कह दिया ठीक है 4 डिव्स बन गए, बहुत अच्छी बात है। फिर उस चारों डिव्स को अब मुझे क्लास कौन सी देनी है, तो मैं कॉलम दूंगा, COL फॉर कॉलम, यार ये कॉलम उठाना है, SM स्मॉल साइज ताकि मोबाइल डिवाइस के स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए,
और 3 का मतलब ये कि बाय डिफॉल्ट 12 में से 3 इसके पास, 12 में से 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास। इन टोटल्स को जब हम ऐड करेंगे दे मस्ट ऐड अप टू 12। ये 12 ऐड अप होना लाजमी है। और अब क्योंकि आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो तो जब स्क्रीन की साइज मैंने छोटी की तो ऑटोमेटिकली कॉलम एक्चुअली एक दूसरे के नीचे आ गए। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में ऑटोमेटिकली स्क्रीन के नीचे आ गए। जब स्क्रीन को आप चौड़ा करोगे तो हर कॉलम अपने चारों इस तरह पे आ जाएंगे एक दूसरे के सामने। जब स्क्रीन छोटी की तो वो एक दूसरे के नीचे आ गए, लेआउट तब्दील हो गया रिस्पॉन्सिव बिहेवियर की वजह से। ठीक है, ये कॉलम वाली बात समझ में आई? परफेक्ट। थोड़ा सा एग्जांपल और करेंगे तो उम्मीद है समझ में आ जाए। अच्छा, इसी में ये शर्त भी नहीं है कि कॉलम की साइज हमेशा सेम हो। आप एक पहला बना सकते हो 4, दूसरा 8 का, एज लॉन्ग एज दोनों की वैल्यू 12 से एड अप हो। ठीक है, तो इसमें हम अब क्या कर रहे हैं, मैंने वही रो बनाई, एक कॉलम मैंने कर दिया 4 का हो। ये उमूमन आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा एडमिन पैनल्स पे भी, राइट साइड पे कॉलम आता है जिसमें मेन्यूज आ जाते हैं और लेफ्ट पे सारा डेटा आता है। उमूमन आजकल एडमिन पैनल इसी तरीके से बन रहा है कि लेफ्ट साइड पे पूरा मेन्यू आ जाता है और राइट पे जो है पूरा, अगर आपकी नजर से देखो तो इस तरफ पूरा मेन्यू आ गया और फिर सारा डेटा आ गया। तो ये जो कॉलम बनेगा उसको मैं 4 पे डिवाइड करूंगा कि यार 3 कॉलम इसके आ जाए और 8 वाला जो मेन पेज है उस पर आ जाए। तो दोनों को जब एडअप किया तो 12 होना लाजमी है। फिर एक कॉलम में जो इस तरफ वाला है उसमें हम मेन्यू बना देंगे, ऑप्शन सारे आ गए, इस पे सारा डेटा आ गया कि जिस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा उसका पेज यहाँ पे लोड हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। तो जरूरी नहीं कि कॉलम की विड्थ सेम हो। आप, मैंने कहा 4 बाय 8 भी बना सकते हो, 2 बाय 10 भी बना सकते हो, 8 इस तरफ हो 4 उस तरफ हो, आपकी मर्जी है, जैसे आप ऑर्डर रखोगे कॉलम बन जाएगा। शर्त यही है कि आखिर में दोनों एडअप हो जाएं 12 के ऊपर। इसमें आप और वेरिएशन जितनी भी चाहे दे सकते हो। तो अगर आपको 50-50% चाहिए, मींस आपका पेज 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, 50-50 होगा, तो उसके लिए मैं कॉलम 6 बाय 6 इस्तेमाल करूंगा। मुझे कॉलम को 4 हिस्सों में तोड़ना है तो मैं कॉलम 3 हिस्सों में तोड़ना है। 3 हिस्सों का मतलब ये कि एक पेज 3 हिस्सों में टूट गया, तो मैं उसके लिए कॉलम 4 बाय 4 बाय 4 3 कॉलम्स अब इस्तेमाल करेंगे। मुझे उसको ज्यादा करना है, 4 हिस्सों में तोड़ना है, या मैं चाहूं तो ऑटोमेटिकली भी छोड़ सकता हूं। तो मैंने कॉलम डैश एसएम करके छोड़ दिया। जब कॉलम डैश एसएम करके आप छोड़ दोगे और आगे वैल्यू नहीं दी, ये उसको ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा और अपनी स्क्रीन के साइज के हिसाब से लेआउट खुद सेट कर देगा, बनाएगा 4 कॉलम, साइज खुद ही फिक्स कर देगा। अब हमें ग्रिड बताने की जरूरत नहीं है। तो दोनों एग्जांपल्स यूज होते हैं। कहीं कहीं हम मखसूस बता भी देते हैं कि भाईजान इतनी ग्रिड यूज करनी है, कहीं पे हम कहते हैं कि ग्रिड बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही एडजस्ट करके उठा लेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो एग्जाम्पल है कि आप एक कॉलम के अंदर दूसरे कॉलम बना सकते हो, या आप एक रो के अंदर दूसरी रो भी बना सकते हो, जिसको हम नेस्टेड कॉलम्स या नेस्टेड रो कहते हैं। ये अब आपका स्टैंडर्ड एचटीएमएल का लॉजिक है कि आप कैसे काम कर रहे हो। बूटस्ट्रैप दोनों को सपोर्ट करता है बड़ी कन्वीनियंटली। बूटस्ट्रैप कहता है कि मैंने डिव बनाया कंटेनर का, उसके अंदर एक पहली रो बनाई, तो ये पहली रो आ गई। फिर इस रो के अंदर मैंने कॉलम एक बनाया था 8 वाला, एक उसका बड़ा कर दिया, दूसरा वैल्यू दे दी, और फिर ये एक और रो बना दी यहां पे। ठीक है, ये हमारे पास एक और रो आ गई इधर। तो एक रो के अंदर हम दूसरी रो भी दे सकते हैं। तो ये मेन 8 कॉलम वाली रो आ गई, उसके अंदर उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया 2 और रो के अंदर। ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे हो। नेस्टेड स्ट्रक्चर हम उसमें भी कंप्लीटली अलाउड होता है। ठीक है, तो जिस तरह से एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा आ जाता है, एक एरे के अंदर दूसरा एरे आ गया, एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर है वो आ गया। लॉजिक उसकी सेम है, क्लास नेम्स भी सेम है। मेन जो रो है उसका भी रो दिया, जो चाइल्ड रो बनाई उसको भी रो दिया। जो मेन कंटेनर था उसको हमने कहा यार भाईजान तुम्हारे पास ये पहले 8 कॉलम, तो जब पहला तो उसने बनाया था वो 8 कॉलम वाला सेक्शन बनाया। फिर दूसरा जो उसको हमने कहा कि जो दूसरा कॉलम बनेगा वो बनेगा 4 कॉलम्स वाला, तो दूसरा उसने 4 कॉलम्स वाला बनाया। तो पहले तो स्टैंडर्ड बनाया, फिर 8 कॉलम वाले को मैंने फर्दर डिवाइड किया कि उसके अंदर जो डेटा डालना था, डेटा की जगह पे मैंने एक और रो बना दी, उस रो को भी वही कॉलम 6 बाय कॉलम 6 कर दिया कि अब ये जो कॉलम होगा वो इसको डिवाइड करेगा कि जो 8 को भी मजीद 6 बाय 6 50-50 करके डिवाइड करेगा। तो हमारे पास नेस्टेड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये है बेसिक आर्किटेक्चर जो हम बनाते हैं, जिसको हमें जरूरत पड़ती है जब कभी भी हम बूटस्ट्रैप पे काम करते हैं। बेसिक्स और उसका ग्रिड लेआउट सिस्टम। ठीक है, अगेन ग्रिड लेआउट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे पास टोटल 12 है, 12 वैल्यू बननी चाहिए। कंपोनेंट्स हम रो की फॉर्म में उस ग्रिड के अंदर रखते हैं।
कोई 1 में, कोई 2 में, कोई 4 में, कोई 6 में, कोई 8 में, टोटल नंबर जो है ना वो 12 पूरा होना चाहिए, बस सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। आगे अब थोड़ा सा एग्जाम्पल्स करेंगे तो उम्मीद है कि बात और क्लियर हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई?